और सर्विस मैटर में मैं कह सकता हूँ कि हम लोग कन्वेंशनल ज़्यादा हैं, रूल को ध्यान से कम पढ़ते हैं। अब आप एक बात बताइए कि रूल के अंदर शब्द है मेंटेन। मेंटेन आप उस चीज़ को करेंगे जो चीज़ होगी, जो चीज़ नहीं होगी उसको मेंटेन कैसे करेंगे? तो जब मैंने उनको बताया कि आपने इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है, जो इंटीग्रिटी आपकी नौकरी में आने से पहले पुलिस ने डिस्कवर की थी। पुलिस वेरिफिकेशन होता है और पुलिस डिस्कवर ये करती है कि बताती है कि इस आदमी के खिलाफ कोई कोर्ट केस नहीं है, ये डिसिप्लिन्ड आदमी है। इस लेवल को आपने मेंटेन करना सर। तो मैंने जब रूल्स को पास से पढ़ा तो मैंने देखा कि ये रूल्स जो से हैं ये गवर्नमेंट सर्वेंट की बेनिफिट के लिए बने हैं, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए बने हैं। उसका रीज़न है सेंट्रल गवर्नमेंट में या जो भी स्टेट गवर्नमेंट जो भी सर्विस करने वाले हैं, क्या उनको ये रूल पता ही नहीं है, ये सारी चीज़ें अपनी बातें? बिल्कुल नहीं पता। तो चार्जशीट क्यों मिलती है? उनके तो CR 10 में से 9 नंबर, 10 में से 10 नंबर होते तो भी चार्जशीट क्यों मिलती है? तो जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, इस अपार को भी लेके उनमें एक डर का माहौल बना हुआ है सर कि कहीं काम तो वो करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन वो उनके अधिकारी, उच्च अधिकारी जो भी हायर ऑफिशियल्स हैं, वो उनसे ऐसा काम कराना चाहते हैं जो वो नहीं करना चाहते। एक गवर्नमेंट मशीनरी है वो एफिशिएंट तभी होगी जब उसके अंदर मोटिवेटेड आदमी काम करेगा। जो सिटीजन ऑफ इंडिया को हमने गवर्नमेंट जॉब में लिया वही कंपटीशन के बाद लिया है सर। तो ये तो बात तय है कि वो नालायक नहीं है, वो योग्य है। तो एक योग्य आदमी को मैं डफर बना रहा हूँ तो समथिंग रॉन्ग विद मी। वो लोग ऐसे डर जाते हैं कि जैसे मैं वो गुलाम हूँ, हाथ पर जोड़ूं। उसके नीचे 2 इंस्ट्रक्शन लगी हुई हैं, उसके पैरा 3 में लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी फैमिली की केयर नहीं करता है, तो शब्द क्या है, वाइफ एंड फैमिली, हस्बैंड नहीं है, तो इसको अनबिकमिंग एक्ट माना जाएगा, उसके खिलाफ डिसमिस एक्शन हो सकता है। हम ट्रेनिंग में उनको किताब पढ़ के सुनाते हैं। किनको सुना रहे हैं? जो कंपटीशन क्वालिफाई करके हैं सर, जो रट्टा मार। जो कंपटीशन क्वालिफाई करके आ रहे हैं। किताब तो वो भी पढ़ रहे हैं सर। जो लीगल बुक्स हैं उनको लीगल इंटरप्रिटेशन बताने की जरूरत है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हर दफ्तर पर लागू होता है सर कि जब आप फाइल खोल देते हैं, पहले फाइल आई, टेबल को खोली, पहली फीलिंग क्या आती है? तो सब ने बोला देश के लिए करना है, ये है। मैं तो नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। पहली फीलिंग आपके दिमाग में आती है मैं तो नहीं फंसूंगा। तो ऐसा ये ट्रेनिंग की बात जहाँ पर आती है, तो ट्रेनिंग अभी उस हिसाब से मिल नहीं रही है। आखिर इसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है देखिए टॉप ऑफिशियल्स में? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के का संबंध BSNL से सरकारी नहीं है, एज ए इन्वेस्टर है। अब क्योंकि ये इन्वेस्टर है इसीलिए ये उनको पेंशन पे कर रहा है। वो पेंशन इसलिए नहीं पे कर रहे क्योंकि गवर्नमेंट है, वो पेंशन इसलिए पे कर रहे हैं कि ये 100% इसको ओन मैं कर रहा हूँ। एक और भी मुद्दा काफ़ी चर्चा अभी बना हुआ है, वो है BSNL से रिलेटेड। यहाँ के अधिकारी अपने को सरकारी अधिकारी मानते हैं, क्या ये बात सही है? घर से कोई बेटा या बेटी अफसर बनकर निकलता है तो सबको उनकी जिंदगी ग्लैमर, पावरफुल और रिस्पेक्ट से भरी हुई दिखती है, लेकिन पर्दे के पीछे चलने वाली मुश्किलों का अंदाजा किसे होता है? परिवार को तो बस सब बढ़िया की कहानी सुनाई जाती है, लेकिन असलियत में ऑफिस की राजनीति, सीनियर्स और नेताओं का प्रेशर, CR और अपार खराब करने की धमकियां, ये सब झेलना पड़ता है। इसके पीछे की असल समस्या क्या है? सिविल सर्विसेज में हमारे अफसरों को उनके ही सर्विस रूल्स सिर्फ फॉर्मेलिटीज के तौर पर पढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन उन नियमों का असली मतलब नहीं सिखाया जाता, द जॉब में रहते हुए और न ट्रेनिंग में। हमें यहां समझना पड़ेगा कि एक सिविल सर्वेंट कौन होता है, उनके सर्विस रूल्स क्या होते हैं और उनका सही इंटरप्रिटेशन क्या है। साथ ही यह भी देखना होगा कि क्या एक सिविल सर्वेंट डर के माहौल में काम तो नहीं कर रहा, उनकी CR और अपार को सीनियर्स जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का डर तो पैदा नहीं कर रहे हैं, और फाइनली एक सिविल सर्वेंट किस तरीके से एफिशिएंटली काम कर सकता है। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक अनुभवी CSS ऑफिसर से, जिन्होंने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से शुरुआत कर डिफेंस, कॉमर्स और होम मिनिस्ट्री में देश की सेवा की है, और अब रिटायरमेंट के बाद दिल्ली हाई कोर्ट, कैट और CBI कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। अगर इनका CV बताने लगे तो शायद पूरा इंट्रो पॉडकास्ट से भी बड़ा हो जाए, लेकिन इतना तय है कि सर्विस मैटर से जुड़ा
जो अनुभव और ज्ञान इनके पास है वो शायद और कहीं ना मिले। तो चलिए पॉडकास्ट शुरू करते हैं और बातचीत करते हैं एडवोकेट SM श्रीवास्तव से। सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट मंथन में। थैंक यू सर, आप वर्षों तक सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्व किया आपने, जी। उसके बाद रिटायरमेंट लिया। रिटायरमेंट के बाद आप एडवोकेट बनना पसंद किया आपने, और वो भी सर्विस मैटर का। इसके पीछे की कहानी क्या है, आखिर क्यों ऐसा? मैं 95 से मैं मिनिस्टर डिफेंस में था, तो आई वाज आइडेंटिफाइड कि मैं अच्छी ड्राफ्टिंग कर लेता हूँ। उसके बाद आई वाज आइडेंटिफाइड कि मैं अच्छी डिफेंस कर लेता हूँ, और उसके बाद मैंने डिपार्टमेंटल लेवल पे, CBC लेवल पे कई केसेस डिफेंड किए डिपार्टमेंटल लेवल पे एज ए डिफेंस असिस्टेंट। और इन 98 एक ऑथर हैं, उन्होंने 17 बुक्स लिखी हैं विद माय व्यू आल्सो, मिस्टर VS बनोट। उनके साथ रहा तो फिर उनकी प्रेरणा मिली तो मैंने LLB किया। इस तरीके से मैं सर्विस मैटर में आ गया। तो जब तक मैं वहाँ पे था सर्विस में, तब तक मैं करीबन 400 से ज़्यादा केसेस कर चुका था। अच्छा। डिफेंड, और मैटर ऑफ चांसेस बहुत जीता। तो उसके बाद मैं सर्विस मैटर में आया, तो अब तो मैं क्रिमिनल केसेस ही करता हूँ CBI कोर्ट में। बट ये एक एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की बात है, क्योंकि शुरू से मेरा शौक रहा है रूल को पढ़ने से ज़्यादा मैं रूल को समझने की कोशिश करता हूँ। अच्छा। और सर्विस मैटर में मैं कह सकता हूँ कि हम लोग कन्वेंशनल ज़्यादा हैं, रूल को ध्यान से कम पढ़ते हैं। आपको अजीब लगेगा सुन के? बहुत अजीब लग रहा है सर ये सुन के। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ कंडक्ट रूल है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और जितनी PSU हैं और जितने अटैच और सबऑर्डिनेट ऑफिस में, उनको इसको बोलते हैं CDA रूल्स। आप हैरान होंगे कि सब में एक लाइन लिखी होती है कंडक्ट रूल, जहाँ शुरू होता है हमारे यहाँ रूल 3 है, ऑल द गवर्नमेंट सर्वेंट शेल ऑल द टाइम maintain absolute integrity. Number 1, all the government servants shall all the time maintain devotion to duty and do nothing which is unbecoming for a government servant. ये कंडक्ट रूल 3 पार्ट 1 के 3 पार्ट्स हैं। सर, इसमें शब्द लिखा है मेंटेन। 99% लोग इसको मानते हैं हैव। पूछ लीजिए किसी से। आज मेरा लेक्चर था इन गैफ में, मिनिस्टर फाइनेंस की इंस्टीट्यूट है। अच्छा। तो जब मैंने बताया उनको, जो लोग 25 साल 30 साल नौकरी कर चुके, उन तक को नहीं पता था। वो कहते हैं कि इसका मतलब है कि हमें गवर्नमेंट को फेथफुल होना चाहिए। अब आप एक बात बताइए कि रूल के अंदर शब्द है मेंटेन। मेंटेन आप उस चीज को करेंगे जो चीज होगी, जो चीज नहीं होगी उसको मेंटेन कैसे करेंगे? तो जब मैंने उनको बताया कि आपने इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है, जो इंटीग्रिटी आपकी नौकरी में आने से पहले पुलिस ने डिस्कवर की थी, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, और पुलिस डिस्कवर ये करती है कि बताती है कि इस आदमी के खिलाफ कोई कोर्ट केस नहीं है, ये डिसिप्लिन्ड आदमी है, इस लेवल को आपने मेंटेन करना। सर, वहाँ बड़ा अच्छा मेंटेन वर्ड लिखा है। 99% लोग उसको हैव पढ़ते हैं। अच्छा, इसका एक और भाग है, कंडक्ट रूल 3 का भाग 1 है और एक भाग 2 है। भाग 2 है जो सुपरवाइजरी ऑफिसर के लिए। भाग 2 बोलता है एवरी ऑफिसर इन द सुपरवाइजरी कैपेसिटी शेल take all possible steps. अभी याद आ रहा, take all possible steps to ensure the integrity and devotion duty of the officer working under his subordination. Ensure बड़ा अच्छा लिखा हुआ उसमें। हम पढ़े जा रहे हैं चेक, कि हमारा बॉस आएगा हमारी इंटीग्रिटी को चेक करेगा। देखिए, एक और मजेदार चीज बताता हूँ सर आपको। एक ब्रोशर ऑन अपार है, उसका पेज 21 पेज का है सर। ये वेबसाइट पे मिल जाएगा हर गवर्नमेंट। किसकी बात कर रहे हैं आप? ये ACR का अपार बोलते हैं। अपार, हाँ। वो 21 पेज का ब्रोशर है, उसके 11वें पेज पे एक OM है, ऑफिस मेमोरेंडम। उसमें ये 2 पेज का, उसमें ये लिखा है कि इंटीग्रिटी को कॉलम कैसे भरना है। आप हैरान हो जाएगा, उसमें लिखा हुआ है कि आपको एक कॉन्फिडेंशियल डायरी मेंटेन करनी है, और अगर आपको कोई सबऑर्डिनेट की सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है तो उसको CBO को देना है या पुलिस को देना है। जब उनकी रिपोर्ट आती है कि साहब ये सब गड़बड़ है, तब आपको लिखना डाउटफुल। आप ये देखिए कि बाह्य
मैं आज क्लास ले रहा था, वो मुझे बता रहे थे कि वो बॉस धमकी दे रहा था कि हम आपकी इंटीग्रिटी कॉलम में लिख देंगे डाउटफुल। ये नहीं पता है कि ऐसा कि ओएम भी है। तो बाई एंड लार्ज सर, मैंने जब रूल्स को पास से पढ़ा तो मैंने देखा कि ये रूल्स जो से हैं ये गवर्नमेंट सर्वेंट की बेनिफिट के लिए बने हैं, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए बने हैं। उसका रीजन है कि जितने रूल्स हैं उसमें 90% रूल तो ब्रिटिश टाइम के बने हुए हैं, और रूल्स पहले थे आईसीएस ऑफिसर्स के लिए। आईसीएस ऑफिसर तो क्राउन बाई प्रॉक्सी था, ब्लू आई बेबी था गवर्नमेंट का, बाकी लोगों के लिए नहीं थे। बाकी तो सारे मतलब हायर एंड फायर टाइप के लोग थे, ग्रुप सी वगैरह जो इंडियंस होते थे वो ब्रिटिशर्स के लिए थे सर। आपके कहने का मतलब है कि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में या जो भी स्टेट गवर्नमेंट जो भी सर्विस करने वाले हैं, क्या उनको ये रूल पता ही नहीं है, ये सारी चीजें अपनी बातें? बिल्कुल नहीं पता, तो बिल्कुल क्या नहीं पता। देखिए कारण क्या है कि वो पता नहीं है वो? हम तो मैंने भी नौकरी करी है कि फाइल में पढ़ो, प्रैक्टिस क्या है, आगे बढ़ते रहो। हाँ। मैं अभी एक जगह में एडवाइज़र हूँ पीएसयू का, मैं नाम ले रहा हूँ, उचित नहीं होगा। अब सुन के हैरान हो गए कि उनको ये नहीं पता कि नोटिंग का मतलब क्या होता है। मैं गया वहाँ पे, उनके ईडी के पास बैठा था, वो आया साहब ये लेटर साइन कर दीजिए। मैंने पूछा ये क्या है? कहता कि इसी स्टाफ को वीज़ा इशू करना है, मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। अब मज़े की बात देखिए सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो डिसीजन होता है, हर डिसीजन के दो पार्ट होते हैं, एक प्रोसेस करना, एक अप्रूव करना। ठीक है सर, प्रोसेस तो है ही नहीं वहाँ पे। जब मैं उनको बताया, मैं सर कोई सीबीआई केस बन गया है तो आपसे कोई पूछे भैया आपने क्यों साइन किया, आपको अच्छा लगा इसलिए किया। अभी प्रसार भारती में मैं लेक्चर देने गया था कि भाई सीनियर ऑफिसर को चार्जशीट क्यों मिलती है। उनके तो सीआर 10 में से 9 नंबर, 10 में से 10 नंबर होते, तो भी चार्जशीट क्यों मिलती है। कारण ये है कि उनको खुद को नहीं पता कि मेरी स्टेटस क्या है, मेरी अकाउंटेबिलिटी क्या है, रूल्स के अंदर मेरे को कैसे डिफाइन किया गया। बट यहाँ पर जहाँ तक मुझे जानकारी है कि इसी रूल को लेके, जैसे आपने बोला अवेयरनेस नहीं है इन लोगों के पास, ये चीज बात एक ये दूसरा पार्ट, एक एक अलग पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि जैसे आपने अपार का भी जिक्र किया था अभी, तो जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, इस अपार को भी लेके उनमें एक डर डर का माहौल बना हुआ है सर कि कहीं काम तो वो करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन वो उनके अधिकारी, उच्च अधिकारी जो भी हायर ऑफिशियल्स हैं, वो उनसे ऐसा काम कराना चाहते हैं जो वो नहीं करना चाहते, और वो डर वही अपार। तो यहाँ पर अपार का डर कि अपार कहीं खराब ना कर दे, उनका सीआर खराब ना कर दे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको अगर वो रूल मालूम होता है जो आप बताना चाह रहे हैं, तो उस डर से मुक्त हो जाएंगे वो, देखिए पहली बात और काम अपने हाँ, हिसाब से करेंगे वो। पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है कि मुझे डराते हैं, मैं डरता हूँ। आप क्लास ये वन, सर ये फैक्ट है, मैं सर बता रहा हूँ आपको, ये आप क्लास वन ऑफिसर हाउ हैं, रियलिटी है सर ये। आप क्लास वन ऑफिसर हैं, क्लास वन ऑफिसर का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। आप डर रहे हैं तो डरा हुआ आदमी तो आउटपुट नहीं देगा सर। एक गवर्नमेंट मशीनरी है, वो एफिशिएंट तभी होगी जब उसके अंदर मोटिवेटेड आदमी काम करेगा, और रूल्स आप ध्यान से पढ़ें, वो मोटिवेट करते हैं आपको। पहली बात तो मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ कि ये आपके ऑडियंस के लिए बता रहा हूँ कि आप न्यूपेटी की वेबसाइट पे जाइए, ब्रोशर ऑन अपार डाउनलोड करें। उसका चैप्टर 4 है सर, और चैप्टर 4 के अंदर पैरा 4.1 है। उसके अंदर बड़ा साफ लिखा है कि ये अपार जजमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। ये तो ये देखने का इंस्ट्रूमेंट है कि आपके अंदर क्या एक्सेल है, क्या क्वालिटी है, और उस क्वालिटी को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। देखिए गवर्नमेंट जॉब में जो इनकम्बेंट आ रहा है, जो सिटीजन ऑफ इंडिया को हमने गवर्नमेंट जॉब में ली है, वही कंपटीशन के बाद लिया है सर। तो ये तो बात तय है कि वो नालायक नहीं है, वो योग्य है। तो एक योग्य आदमी को मैं डफर बना रहा हूं, तो समथिंग रॉन्ग विद मी, आई एम द सिस्टम। मेरे को रूल में आज तक एक भी लाइन नजर नहीं आई जो एम्प्लॉय को डफर बनाती हो। देखिए अपार के अंदर चैप्टर 1 और चैप्टर 4 ये अपार को डिफाइन करते हैं, एसीआर को डिफाइन करते हैं। और एसीआर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे ऑफिसर की ग्रूमिंग की जाती है, ऑफिसर को पनिश किया जाता है। अब एक बात देखिए, मैं उल्टा आपसे सवाल करने लग गया। एक बात मुझे आज तक समझ नहीं आई,
कि एक ऑफिसर के हम लिखते पीसीआर में, किसी में से पूछा भी लेक्चर दे रहा था कि सर वो लिख देगा ही इज नॉट पंक्चुअल, ही इज नॉट पंक्चुअल, ये आदमी बदतमीज है, कॉपरेट नहीं करता। सर रूल 21 ऑफ जीएफआर है, बड़ा प्रोमिनेंट है, कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। अच्छा। उसके 4 भाग हैं, 2 प्रथम भाग बड़े महत्वपूर्ण है। प्रथम भाग बोलता है ए पब्लिक सर्वेंट डीलिंग विद द पब्लिक मनी शैल टेक ऑल द केयर विच ही वुड हैव टेकन व्हाइल स्पेंडिंग हिज ओन मनी। अपना पैसा खर्चते टाइम जो सावधानी बरते वो सावधानी बरतेंगे सर। आप मुझे बात बताएं कि अगर आपका घर का नौकर पंक्चुअल नहीं है तो आप 1 साल वेट करेंगे, आप अगले महीने उसको निकाल देंगे सर, अगर वो वाकई लेट आता है तो। अगर मुझे पता है कि नियम है, रूल 21 है, तो 2009 के बाद एक जजमेंट आई थी, उसके बाद तो अपार कॉन्फिडेंशियल रही नहीं। मजे की बात है कि हम लोग बड़े प्यारे लोग हैं कि हमारे को यही नहीं बताया जाता कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है सर। मैंने ये छोटी सी जानकारी भी नहीं है लोगों ये भी जानकारी नहीं है कॉन्फिडेंशियल का मतलब मतलब क्या है। हम कहते हैं कॉन्फिडेंशियल है, मैं नहीं बताऊंगा। सीक्रेट का मतलब क्या है और टॉप सीक्रेट का मतलब क्या है, ये दिया हुआ किताबों में, ऐसी बात नहीं है। एक किताब है, उसका नाम है मैनुअल ऑन ऑफिस प्रोसीजर, उसमें चैप्टर है सिक्योरिटी ग्रेडिंग, सब दिया हुआ है। कॉन्फिडेंशियल का कोर्ट ने भी जो ऑब्जर्वेशन दी है, कोर्ट ने बोला है कि कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है कॉन्फिडेंस ऑफ पर्सन। आप अपने लिए कॉन्फिडेंशियल नहीं है सर, मगर आप दूसरे के लिए कॉन्फिडेंशियल है। आप बाथरूम में जाते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं, बट यू आर फ्री टू वॉच योरसेल्फ। तो जो सीआर है वो आपके लिए कॉन्फिडेंशियल नहीं हो सकती। ऑर्डर दिया कि इनको सीआर की कॉपी दो, ही मस्ट नो कि मेरे बारे में आपने क्या असेसमेंट की है। और उसके देखिए, इसके पीछे स्पिरिट देखिए, इसके पीछे स्पिरिट ये है कि आपके अंदर 2 क्वालिटी है एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर। एक तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया है, एक आप गवर्नमेंट ऑफिसर है, मतलब एक्सेल अमंग एक्सेल। सिटीजन ऑफ इंडिया में से कॉम्पिटिशन से बाहर आया आपने, तो आप तो महत्वपूर्ण हो गए सर। सिटीजन ऑफ इंडिया का महत्व इस बात से पता लगता है यदि आप भारतीय संविधान का प्रियम्बल की पहली और लास्ट लाइन पढ़े, वही द पीपल ऑफ इंडिया इनेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन गिव इट टू आवरसेल्फ। मैं भारत का निर्माण करके अपने आप को देता हूँ। तो बाहर जो आपके जो कोबलर बैठा हुआ है, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो ही इज योर मास्टर, आपको मालिक है। इसका रिफ्लेक्शन आपको मिलता है आरटीआई एक्ट में, सेक्शन 6 सब सेक्शन 4। वो कहता है एप्लीकेंट शैल नॉट बी आस्क्ड द रीजन ऑफ सीकिंग द इंफॉर्मेशन। मिसयूज करते हैं लोग। नहीं, मिसयूज नहीं कर रहे, ये मैं बता रहा हूं कि सिटीजन ऑफ इंडिया का महत्व क्या है। तो ऐसा गवर्नमेंट ऑफिसर एक मतलब एक कबाड़ की चीज नहीं है, बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। वो ब्यूरोक्रेट है, क्लर्क है, प्यून है, व्हाट एवर इट इज, रूल में उसको बड़ा रिस्पेक्टेबल और बड़ा महत्वपूर्ण माना गया। रूल सभी जानते हैं, तो आखिर कंफ्यूज क्यों है सारे लोग, सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स कंफ्यूज क्यों है इस मामले में? देखिए, उसका रीजन है सर, एक होता है मैं रूल को पढ़ता हूं और एक होता है मैं रूल को समझता हूं। मैं सर एक केस जॉइंट सेक्रेटरी थी डॉक्टर रूपा जोशी, उनको डिफेंड कर रहा था। तो एक जॉइंट सेक्रेटरी थे आईएएस मिस्टर एम ए फारूकी साहब, वो इंक्वायरी ऑफिसर थे। तो रूल 14 का सब रूल 18 है सर। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि श्रीवास्तव साहब ये सब रूल 18 में आपने क्या करना है। मैं कहा सर जनरल एग्जामिनेशन होगा, मैं बाहर जाऊंगा, आप इनसे क्वेश्चन करेंगे। तो उन्होंने मेरे से बोला यार ये देख के बताओ ये कहाँ लिखा तुम बाहर चले गए। मैं कंफ्यूज हो गया। तो उन्होंने कहा ऐसा है, गिव यू 15 days टाइम, 15 दिन में 6 लाइन पढ़ के बताओ उसका मतलब क्या है। आप सच मानिए 15 दिन से ज़्यादा मुझे लगे वो 6 लाइनों का मतलब समझने में। बाद में फारूकी साहब ने समझाया, वो सेक्रेटरी टेलीकॉम रिटायर, आई गॉट ए रिगार्ड फॉर हिम। देखिए, रूल्स को जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ आर्टिकल को नहीं समझेंगे, आपको रूल समझ नहीं आएगा। जैसे आर्टिकल 53, आर्टिकल 74, आर्टिकल 77, आर्टिकल 310, आर्टिकल 311, जब तक आप ये आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको रूल समझ नहीं आएगा। जैसे इसमें आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 311 है। आर्टिकल 20 में आता है राइट ऑफ सेल्फ इम्प्रिनेशन, कि आप किसी को उसके खिलाफ उसी के केस में विटनेस बनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, ये फंडामेंटल राइट है।
और आर्टिकल 311 के भाग 2 के अंदर दिया हुआ है कि आप किसी को 3 पनिशमेंट तभी देंगे, डिसमिसल, रिमूवल, रिडक्शन इन रैंक, जब उसको आप एक चार्जशीट देंगे और उसको हर्ड इन पर्सन का मौका देंगे टू प्लीड हिज इनोसेंस इफेक्टिवली। अब ये 3 लाइनें हैं, टू प्लीड इनोसेंस इफेक्टिवली। इस पर सीसीए रूल बने जिसके 24 स्टेप्स है सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, ठीक। अब वो 24 स्टेप्स के अंदर पहला स्टेप क्या है, पहला रूल क्या कहता है कि जब तक ये रूल 14 15 नहीं फॉलो होगा तब तक कोई पनिशमेंट आप नहीं लगा सकते। मेरी बात समझे। अब जो रूल सब रूल 18 है वो तब समझ में आएगा जब आपको पता होगा रीजनेबल अपॉर्चुनिटी वर्ड है और राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन है कि आप किसी को, वो ये कहना चाहते हैं सब रूल 18 के अंदर कि आईओ जब इंक्वायरी पूरी कर लेगा और उसके सामने प्रोसिक्यूशन के 10 एविडेंस है और 5 एविडेंस डिफेंस के हैं, 15 एविडेंस, उसको लगता है 15 में से 2 एविडेंस में से ये बातें इसके खिलाफ जा रही है, तो उसको एजुकेट करने के लिए उसे सवाल करेगा, जनरली एग्जामिन यानी सरसरी तौर पे सवाल करेगा। मैं आपसे पूछता हूँ और भाई कैसे हो, भाभी जी कैसी हैं, जबकि मेरा ना तो मेरा आपकी हेल्थ में इंटरेस्ट है ना आपकी मैडम की हेल्थ में, सरसरी तौर में, तो ऐसे सरसरी तौर पर क्वेश्चन करेगा ताकि उसको पता लग जाए कि मेरे को डिफेंड क्या करना है, चार्ज किस पे प्रूव हो रहा है। सर 99% इस पे गलती करते हैं, अंडरस्टैंड। मैं सर एक केस डिफेंड कर रहा था मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में, तो मिस्टर बरुआ साहब हैं, शायद कभी सुन लें प्रोग्राम। तो जब बरुआ साहब का होना था, ही वाज डायरेक्टर एट द टाइम, तो जब मैंने उनको इंटरप्रिटेशन बोली तो आप बिलीव करें वो 5-6 साल तक मुझे गुरु पूर्णिमा पे गुरु दक्षिणा देते थे। इसे जबकि ये उनको देनी चाहिए थी फारूकी साहब को। अच्छा, आईएएस थे वो। तो ये चीज है, देखिए कि हम उसको मैकेनिकल पढ़, जैसे और एक और एग्जांपल देता हूँ सर, एक लीव रूल 7 है सर, लीव रूल वो कहता है लीव इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट। वो लोग ऐसे डर जाते हैं कि जैसे मैं को गुलाम हूँ, हाथ पर जोड़ूं, उसके नीचे 2 इंस्ट्रक्शन लगी हुई हैं। वो कहता है जो अनलीड अप्लाइड शुड नॉट बी डिनाइड, उसके नीचे दूसरा भाग लिखा है मेडिकल लीव कैन नॉट बी डिनाइड एक्सेप्ट यू कैन सीक द मेडिकल ओपिनियन। तो आप ये देखिए रूल को मैं जब पढ़ने में गलती कर रहा हूँ। ये आपने जो लीव की बात बताई इसको थोड़ा सरल भाषा में बता दीजिए। देखिए सरल भाषा में ये है कि उसमें लिखा लीव इज नॉट ए क्लेम एज ए मैटर ऑफ राइट। इसका अर्थ क्या है, देखिए आप पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा कराते हैं सर, आप बैंक में भी जमा कराते हैं, बैंक में विड्रॉवल आप एज ए मैटर ऑफ राइट कर सकते हैं। आप गए साहब 2 लाख रुपए, पोस्ट ऑफिस में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनको कैश का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। सेम इज विद द लीव रूल, व्हाट इज द लीव कैन नॉट बी क्लेम मैटर ऑफ राइट। उसके नीचे 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन लगे हैं सर, मैंने रूल 7 पढ़ा, मैंने पढ़ा। आई गिव मोर एग्जांपल सर, अनऑथराइज्ड एब्सेंस, 100% लोग बोलते हैं बिना पूछे गायब हो जाना अनऑथराइज्ड एब्सेंस। हाँ, ये मैटर तो हमेशा सुनने को मिलता है। FR 17A भाग 3 वो कहता है व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिमेन्स एब्सेंट। अब वर्ड पे ध्यान दें, रिमेन्स एब्सेंट, तो रिमेन तभी होगा जब ऑलरेडी एब्सेंट होगा। तो इसका मतलब एब्सेंट होना एब्सेंट अनऑथराइज्ड एब्सेंट नहीं है, एब्सेंट होने की इंटेंशन होना अनऑथराइज्ड एब्सेंस। अच्छा सर, कंडक्ट रूल 3 के नीचे एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन लगा हुआ है 1 सितंबर 1959 का, 1959 का। उसके पैरा 3 में लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी फैमिली की केयर नहीं करता है, उसका शब्द क्या है, वाइफ एंड फैमिली, हस्बैंड नहीं है, तो इसको अनबिकमिंग एक्ट माना जाएगा, उसके खिलाफ डिसमिस एक्शन हो सकता है। मुझे बात बताइए। हाँ, अजीब सा। अब देखिए इसका मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट से अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी फैमिली की केयर करेगा एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी। तो अगर केयर करेगा तो एब्सेंट तो होगा ना ऑफिस से। ये भी मैं पहली बार सुन रहा हूँ सर। सर ये मैं दोबारा कह रहा हूँ, रूल 3 के नीचे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन है सर, 1 सितंबर 1959 का, ये MHA का ऑर्डर है। अच्छा, तो मैं जब ये सब चीज़ें पढ़ता हूँ तो मैं बड़ा हतप्रभ हो जाता हूँ कि मैं तो सारी उम्र नौकरी मैंने भी की है, बहुत डरते हुए सहमते। उसका एक नुकसान भी है सर, एक डरा हुआ डीमोरलाइज एम्प्लॉई आपको आउटपुट नहीं दे सकता, एफिशिएंसी में कमी रहेगी। तो दैट इज द रीजन सर। तो क्या इन्हें जब रूल का पता ही नहीं है या अवेयरनेस नहीं है तो इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है आपके हिसाब से? देखिए ट्रेनिंग तो देना, जो अगर आप कंडक्ट रूल 321 पढ़े, वो कहता है
कि सुपरवाइजरी ऑफिसर इंश्योर करेगा डिवोशन टू ड्यूटी। डिवोशन ड्यूटी क्या है? योर कॉम्पिटेंस टू वर्क। तो इंश्योर करने के लिए अब ट्रेनिंग देना तो आपकी ड्यूटी है, कंडक्ट रूल में। ट्रेनिंग तो दे भी रहे होंगे लोग, तो फिर ये ऐसा क्यों ऐसा हो? देखिए, तो अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम ट्रेनिंग शायद कंफ्यूज हो जाते हैं। हम ट्रेनिंग में उनको किताब पढ़ के सुनाते हैं। किनको सुना रहे हैं? जो कंपटीशन क्वालिफाई करके हैं सर, जो रट्टा मार। जो कंपटीशन क्वालिफाई करके आ रहे हैं। हाँ। किताब तो वो भी पढ़ रहे हैं सर। हम्म। जो लीगल बुक्स हैं उनको लीगल इंटरप्रिटेशन बताने की जरूरत है। देखिए, आपने बोला कि मैंने भी कई ट्रेनिंग अटेंड की है। आपने बोला कि हमें जो सा गवर्नमेंट को फेथफुल होना चाहिए, बॉस की बात माननी चाहिए। बिल्कुल माननी चाहिए। ये कंडक्ट रूल 321 में दिया, 222 में दिया हुआ है। वो क्या कहता है? एवरी ऑफिसर व्हाइल एक्सरसाइजिंग हिज पावर, डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी एंड ट्रस्टेड अपॉन हिम shall apply his best judgment except working the direction of superior। वो except working the direction of superior यानी कि superior की डायरेक्शन है तो वो तो ऑप्शन है ही नहीं, कंप्लायंस करनी है। राइट सर। अब आप ये देखिए सर कि किसी से पूछ लो कि लाइन क्यों लिखी, डायरेक्शन ऑफ सुपीरियर माननी है, ये ऐसा रूल बनाया क्यों? हम ट्रेनिंग में नहीं बताते। हम ट्रेनिंग में बताते हैं डायरेक्शन ऑफ सुपीरियर माननी है, मगर क्यों माननी है उसका रीजन है। तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग में कमी है, ट्रेनिंग प्रोसेस में। मुझे लगता है, प्रोसीजर जो भी है ट्रेनिंग प्रोसेस मुझे लगता है आज के हालात में नहीं, किसी भी हालात में। देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, सर्विस मैटर्स के अंदर जब तक आप 2-3 स्टैट्यूट को कंपैरेटिवली नहीं पढ़ाएंगे, रिलेटिवली नहीं पढ़ाएंगे, जैसे आपने बोला डीओ लेटर लिखना चाहिए। अभी एक टेलीकॉम का एक केस है, मैं आपको बता दूं। एक ऑर्डर था, वो पेनल्टी इसमें लगनी थी, उन्होंने ऑर्डर की जगह मेमोरेंडम लिख दिया। अब एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर मैं कमरे में बैठा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है यार, लगा दी। मगर एज एन एडवोकेट मतलब इसका स्पेक्ट्रम ही चेंज हो गया, इसका मतलब पर्पज ही चेंज हो गया। ठीक है ना? तो मैं एक जगह उस केस को डिस्कस कर रहा था, उन्होंने कहा यार क्या हो गया? तो मैंने कहा हो ये गया कि कल कोर्ट मुझसे पूछेगी कि रूल के अंदर असेल करने का प्रोविजन ऑर्डर का है, अब ऑर्डर के खिलाफ है, पेनल्टी ऑर्डर तो आज तक नहीं हुआ, तो अब यहाँ क्या लेने हैं? ठीक। अच्छा, अब इतना बड़ा एरर एक, देखिए हम डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग को क्वाजी जुडिशियल प्रोसीडिंग बोलते हैं। तो क्वाजी जुडिशियल प्रोसीडिंग में क्या आप एक टाइपोग्राफी में एरर कर सकते हैं? पहली बात। और अगर आप कर सकते हैं तो उसको करेक्ट भी तो करेंगे। हाँ, करेक्ट करेंगे। तो मैंने ऑफिसर साहब आपने कोऑर्डिनेटर में निकाला? आज तक नहीं निकाला। तो हमारे को जहां पर भयानक कॉन्सिक्वेंसेस है उसके बारे में अनभिज्ञ हम हैं, और जहां कुछ भी नहीं है उसके डरे हुए, जैसे आपने उल्लेख किया सीआर से डरे हुए हैं सब। हाँ, ये फैक्ट भी है। तो इसका ये ट्रेनिंग की बात जहाँ पर आती है, तो ट्रेनिंग अभी उस हिसाब से मिल नहीं रही है, तो आखिर इसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है? देखिए टॉप ऑफिशियल्स में या तो जिम्मेवारी टॉप ऑफिशियल देखिए, प्रॉपर हमारी ट्रेनिंग मिल नहीं पा रही है। पहली बात तो यह है कि आवर गवर्नमेंट आर डूइंग वेरी वेल। हाँ, ये बात तो है। गवर्नमेंट ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी। अभी मैं एक मंत्रालय में बैठा हुआ था पीछे, तो पता लगा कि कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर मतलब सरकार ने आदेश दिया कि लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग में ट्रेनिंग दो। अब अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मेरे मित्र थे जो डील करते थे सब्जेक्ट से, वो चालू हो गए, उनके जो समझ में आया उन्होंने 5-6 वर्कशॉप की और दिखाया, हमने ट्रेनिंग दे दी है। तो एक में मैं भी गया था, तो जब मैंने लोगों को इस कंट्रैक्ट रूल के बारे में बताया तो वो सरप्राइज हो गए सर। आप जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो ट्रेनिंग में आप सिंपली किताब पढ़ के सुना रहे हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, अगर आपने सीसीए रूल पढ़ने हैं तो आपको कुछ आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉपर इंटरप्रिटेशन बतानी पड़ेगी गवर्नमेंट ऑफिसर को। साथ साथ मैंने अभी आपसे, हम सर्विस मैटर डिस्कस कर रहे हैं, मैंने FR 17A का भी चर्चा आपसे की, ये समझने के लिए अनऑथराइज एब्सेंस क्या होती। मैंने आपसे रूल 14 की भी चर्चा कर दी, अनऑथराइज एब्सेंस क्या होती। मैंने लीव रूल की भी चर्चा कर दी, अनऑथराइज एब्सेंस क्या होती। और मैंने 1 सितंबर 1959 के OM की भी चर्चा की कि गवर्नमेंट सर्वेंट की अकाउंटेबिलिटी
मात्र ऑफिस में नहीं है, घर पे भी है। ये मेरे पास बताया था मैंने आपको कि ये फर्स्ट टाइम मैंने सुना था कि घर पे भी है। घर पे भी है सर। अगर आप घर को मेंटेन नहीं कर रहे तो ये भी एक मिसकंडक्ट है। मतलब देखिए, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैंने 39 ईयर्स नौकरी की है। ये 90% बातें मुझे रिटायरमेंट के बाद समझ आई। अच्छा। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जो आदमी फाइलों से डील कर रहा है। देखिए, मैं नोटिंग ड्राफ्टिंग की जगह लेक्चर दे रहा था, तो ICAS, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस की बैच का। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा साहब आपकी नौकरी कहते 4-5 साल की हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि जब आप फाइल खोलते हैं, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हर दफ्तर पर लागू होता है सर, कि जब आप फाइल खोल देते हैं, पहले फाइल आई, टेबल में खोली, पहली फीलिंग क्या आती है? तो सबने बोला देश के लिए करना है, ये है। मैं कहा नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। पहली फीलिंग आपके दिमाग में आती है, मैं तो नहीं फंसूंगा। ये भी फैक्ट है। मेरी कई अधिकारियों से बात हुई, उन्हें ये डर सताता है। अच्छा, मैं तो नहीं फंसूंगा। अच्छा, मैं नहीं फंसूंगा, ये फीलिंग आती क्यों है सर? उसका कारण है, दफ्तर कैसे चलेगा, दफ्तर में आप कैसे काम करेंगे, किस रंग की इंक इस्तेमाल करेंगे, साइन राइट में करेंगे, लेफ्ट में करेंगे, सेंटर में करेंगे। ठीक है सर। इस पे एक पुस्तक है जिसका नाम है मैनुअल ऑन ऑफिस प्रोसीजर। नहीं पता सर? अब पता है तो हम दे, मैंने खुद पूरी उम्र मैंने नहीं देखी सर। मैंने अब इसे उल्लेख किया ना, ट्रेनिंग होती है लेटर, हमें ये नहीं पता लेटर क्यों लिखते हैं, किसको लिखते हैं। देखिए, आपको शायद आश्चर्य होगा, एक गवर्नमेंट सर्वेंट को लाइफ में 2 बार ही लेटर मिलते हैं। कब कब? एक ज्वाइन करने से पहले, अच्छा। और एक को अच्छा काम करता है तो अप्रिशिएशन लेटर मिलता है। लेटर एक इंस्ट्रूमेंट है किसी को रिस्पेक्ट देने का। आप मुझे लेके आए हैं तो आपने मुझे रिस्पेक्ट दी, तो आपने आते ही बताया ही सो एंड सो, इन्होंने ये अचीवमेंट है, यू गिविंग रिस्पेक्ट टू मी। तो लेटर के अंदर भी वो सबसे पहले सैल्यूटेशन आता है, मिस्टर ABC, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, तो पहले आप उनका स्तुति गान करते हैं, वो लेटर है। और जब रिस्पेक्ट नहीं देनी है, इनफॉर्मल देना है, तो DO लेटर लिखते हैं। हम ये चीज नहीं बताते, हम कहते हैं कि लेटर की फॉर्मेट ये है, DO की फॉर्मेट ये है। जैसे किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से पूछ लिए मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है, नहीं बता पाएंगे। अब क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं सर? देखिए, मेमोरेंडम जब आप कोर्ट में कुछ जवाब देते हैं, उसको हम एफिडेविट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जब आप कसम खा के कुछ बोलते हैं, ओथ लेके बोलते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम एफिडेविट बोलते हैं। जब आप रिकॉर्ड के बेस पे कुछ बोलते हैं तो उसको हम मेमोरेंडम बोलते हैं। इसलिए चार्जशीट का फॉरवर्डिंग लेटर मेमोरेंडम होता है। सर एक बात पूछनी थी आपसे कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऑफिसर्स, इसका मतलब क्या है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 4 कैटेगरी है, और पहले सेंट्रल सेक्रेटरीट के अंदर 5 कैटेगरी थी। क्लास 1 ऑफिसर यानी ग्रुप A ऑफिसर, ग्रुप B गस्टेड ऑफिसर, ग्रुप B नॉन गस्टेड ऑफिसर, और ग्रुप C एंड ग्रुप D, ये 5 कैटेगरी। देखिए, यदि आप भारत के संविधान 53 को देखें, अनुच्छेद 53, वो ये कहता है द प्रेसिडेंट शैल एक्सरसाइज हिज पावर डायरेक्टली और द ऑफिसर सबऑर्डिनेट। और अनुच्छेद 77 ये बोलता है कि कौन प्रेसिडेंट के नाम से साइन करेगा, इसके लिए रूल्स बनेंगे। उनका नाम है प्रेसिडेंट ऑथेंटिकेशन रूल 2002, MHA ने बनाए। कौन एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करेगा? तो जो केंद्रीय सचिवालय है उसके अंदर सेक्रेटरी से अंडर सेक्रेटरी तक वो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करते हैं। इसीलिए जितने भी पत्र मंत्रालय से आपको आते हैं उनके नीचे लिखा होता है डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कभी नहीं लिखा होता डिप्टी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब है, अगर आप आर्टिकल 77 और आर्टिकल 300 और आर्टिकल 299 पढ़े तो यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब प्रेसिडेंट। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाई प्रॉक्सी है वो क्लास 1 है। और इसी तरीके से जो हर अटैच ऑफिस है, जैसे CBDT का ऑफिस है, CBDT के अंदर चेयरमैन होता है, तो CBDT के अंदर हर क्लास 1 ऑफिसर चेयरमैन CBDT है, क्योंकि CBDT से संबंधित जो निर्णय हैं वो CBDT ने, चेयरमैन ने लेने।
अब चेयरमैन तो सारे निर्णय नहीं लेगा, तो हर क्लास 1 ऑफिसर जो सीबीडीटी में काम करता है वो निर्णय लेगा। तो जिसने डिसीजन लेना है वो क्लास 1 ऑफिसर, मोटा मोटा से। अब आ जाते हैं क्लास 2 के। तो जब आप निर्णय लेते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, जब प्रेसिडेंट को डिसीजन लेता है तो उसको एक प्रपोजल जाती है। तो आर्टिकल 74 बोलता है एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको एडवाइस करेगी, यानी मिनिस्टर के पास एक मंत्रालय है, मान लिया कोई लॉ एंड जस्टिस से सब्जेक्ट है तो वो प्रपोजल बना के प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट अपनी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा। यही शैली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहता है। नीचे से एक प्रपोजल आएगी जिसके ऊपर उसने डिसीजन लेना एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो प्रपोजल को चेक करके उनको प्रस्तुत करेगा वो ग्रुप बी गस्टेड ऑफिसर है। कैसे, मैं अभी आता हूं। जो स्किल असिस्टेंस देगा, जब मैंने कोई प्रपोजल बनानी है तो उसको टाइप भी करना है, एक फाइल खोलनी है, फाइल को सिलना है, जो अनस्किल काम कर रहा है वो ग्रुप डी है, जो स्किल काम कर रहा है वो ग्रुप सी है। अब आ जाता है ग्रुप बी नॉन गस्टेड। एक ग्रुप बी गस्टेड, ये नॉन गस्टेड जो है पहले पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सिर्फ केंद्रीय सचिवालय में था, उसका नाम था असिस्टेंट, आजकल बोलते हैं ACSO, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो असिस्टेंट क्योंकि उसको रिसर्च भी करनी पड़ती थी। मान लिया मैंने एक पॉल्यूशन पे एक पॉलिसी, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में पॉलिसी बनानी है तो मुझे बहुत से रिसर्च करनी पड़ेगी, मैं इंटरनेशनल रिपोर्ट पढ़ूंगा फिर, क्योंकि यूडीसी साधारण काम कर रहा था, वो सिंपली कह रहा था ये PUC है, LDC एक फाइल खोल के उसको दे रहा था, राइट। जो रिसर्च करता है वो ग्रुप बी नॉन गस्टेड है, मगर ये तीनों लेफ्ट हैंड में साइन करेंगे। अच्छा, मैनुअल ऑन ऑफिस प्रोसीजर 2010 ऑनलाइन अवेलेबल है, उसके अंदर पैरा 23, 24, 25, अब ध्यान से पढ़ें। पैरा 24 बड़ा स्पष्ट कहता है कि जो गस्टेड ऑफिसर ग्रुप बी है उसको करना क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जितने भी गस्टेड ऑफिसर ग्रुप बी है उनका काम है ऑथेंटिकेट करना, एक एक चीज को चेक करना, ये फिगर सही है, रूल पोजीशन सही है, प्रपोजल सही है, ताकि जो ऊपर निर्णय ले रहा है वो सिर्फ निर्णय ले। अब पैरा 25 पढ़ें जो MOP 2010 है, उसमें लास्ट सेंटेंस क्या है, पुट अप फॉर कंसिडरेशन, पुट अप फॉर चेकिंग नहीं है। तो ग्रुप ए का मतलब है जो इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पे या प्रेसिडेंट के बिहाफ पे डिसीजन लेता है। क्योंकि मैं अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर डिसीजन लेना तो प्रेसिडेंट है। वो कहता है ना आर्टिकल 229, 299 एंड आर्टिकल 3, ऑल द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी प्लेस्ड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑल द कोर्ट केसेस विल बी फाइल्ड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सारे काम नहीं करेगा, उसके बहुत सारे लिम्स हैं। लिम्स कौन है? मिनिस्ट्री, सारी मंत्रालय हैं, असिस्टेंट जो उसके हैं, जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर मंत्री हैं। तो जो क्लास 1 ऑफिसर का अर्थ ये है जो इंस्टीट्यूशन बाई प्रॉक्सी है। इसीलिए सर जो ग्रुप बी नॉन गस्टेड है, ग्रुप सी नॉन गस्टेड है, ग्रुप डी, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर असिस्टेंस, माइंड इट। अगर कैशियर ने कैश वो गलत लिखी है और DDO ने साइन कर दिया, कैशियर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। रूल 92 रिसीट एंड पेमेंट रूल, वो कहता है इट इज द वर्ड, देखिए क्या दिया हुआ है, इट इज द पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द DDO / हेड ऑफ द ऑफिस टू एंश्योर द पेमेंट हैज बीन मेड टू द पर्सन हुज नेम फिगर्स ऑन द अकाउंटेंट्स रोल। पेमेंट कैशियर कर रहा है सर। क्यों रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि कैशियर असिस्ट कर रहा है, करेक्ट करना है, इसका ग्रुप बी गस्टेड का काम है। ये डिफरेंस है। अब थोड़ी सी सर थोड़ा लीक से हटके नहीं, इस मैटर पे ही बात आती है हमारी इंडियन ब्यूरोक्रेसी की। तो ये हमारी इंडियन ब्यूरोक्रेसी जो है, ये कई लोग बोलते हैं कि ब्रिटिश से ही चला रहा है, ब्रिटिश काल से चला रहा है, और कई लोग बोलते हैं कि नहीं, ये और भी पहले से चला रहा है। नहीं, वो सही कह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ये इसका इंसेप्शन कब हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी में। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में जब आई थी तो ये एस्टेब्लिश हुई है जहांगीर के टाइम पे, और मेरे ख्याल में आपका 1618 है शायद। तो जहांगीर ने इनको एक सूरत का बंदरगाह दिया था, एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आया था किंग जॉर्ज से। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रूम करने लगी थी तो इन्होंने ग्रूमिंग एक ही काम कर रहे थे, देवर कलेक्टिंग रेवेन्यू।
तो ये जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, जब पहली पोस्ट इन्होंने क्रिएट की कलेक्टर की थी सर, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उनका काम एक्सटॉर्शन और एक्सप्लॉइटेशन था, बड़ी साफ बात है उस समय। उस सही है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ब्यूरोक्रेट्स रखते थे जिनको खुद ही ट्रेन करते थे। तो जब ये म्यूटनी हुई 1857 में और 1858 में क्राउन ने टेक ओवर किया, तो 1860 के बाद इन्होंने अपने इंडियन सिविल सर्विसेज एंड इंडियन पुलिस एक्ट, इंडियन पीनल कोड, ये चीज़ें आएगा। मजे की चीज़ है, मैं आपको बताऊं कि जो गवर्नमेंट ऑफ सर्वेंट का जो पहला कंडक्ट रूल है वो आईपीसी में था, ब्राइब के ऊपर। अच्छा। सेक्शन 161 जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में बाद में तब्दील हो गया। मगर जब इंडियन सर्विस सिविल सर्विसेज का प्रॉपरली मतलब प्रोविजन किया, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट क्राउन ने टेक ओवर किया तब किया। तो बड़ी मजे की चीज ये है कि जैसे मैंने बोला कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के अंदर हर क्लास 1 ऑफिसर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाई प्रॉक्सी है, तो आप अंदाजा लगाएं कि जो इंडियन आईसीएस ऑफिसर था, he was king by proxy, and that was the reason कि every class 1 officer of that time he was a lord। हम लॉर्ड का मतलब शायद गलत लेते हैं, लॉर्ड की का मतलब who is next to God, king is lord, ठीक है सब। मगर जो इंडियन सिविल सर्विसेज थे जो 1948 के बाद बनी, उनको हमने बोला पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट क्यों बोला सर? क्योंकि जो राष्ट्रपति है वो खुद सिटीजन ऑफ इंडिया है ना, फर्स्ट सिटीजन। सिटीजन ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है? आम आदमी। जब राष्ट्रपति खुद सिटीजन, तो इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति एक पब्लिक है, उसके अब सर्वेंट है, तो पब्लिक सर्वेंट का मतलब ये। इसीलिए पहले मैं जब गवर्नमेंट जॉब में भी आ गया था तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था, यार ये बोलते थे ये पब्लिक लैंड है, गवर्नमेंट लैंड नहीं बोलते थे। ये बाद में पता लगा कि गवर्नमेंट लैंड क्यों नहीं, पब्लिक लैंड जो सी गवर्नमेंट लैंड क्यों है। हाँ, सही बात। एक और भी मुद्दा काफी चर्चा अभी बना हुआ है, वो है बीएसएनएल से रिलेटेड। यहाँ के अधिकारी अपने को सरकारी अधिकारी मानते हैं, क्या ये बात सही है? देखिए पहली बात तो यह है कि बीएसएनएल को लेट अस अंडरस्टैंड है क्या। बीएसएनएल एक कंपनी है जो इंडियन कंपनी एक्ट में बनी। तो जो चीज़ इंडियन कंपनी एक्ट में बनती है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, वो इंडस्ट्री होती है। देखिए मैं बैंक ऑफ इंडिया के यूनियन का ऑनररी एडवाइज़र रहा हूँ पार्लियामेंट स्ट्रीट में, तो वहाँ मिस्टर आहूजा थे उस टाइम। तो एक केस को उन्होंने मेरे को शास्त्री अवार्ड और देसाई अवार्ड की बुक दी स्टडी करने के लिए। जब मैंने वो अवार्ड पढ़ा तो आई वॉज शॉक्ड। तो मुझे उस दिन पता लगा कि जितनी पीएसयू के एम्प्लॉई हैं वो सारे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं और उनको सैलरी नहीं, उनको वेजेस मिलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वेजेस, उनको वेजेस मिलते हैं और सेंट्रल में पे मिलती है, इसलिए इनका पे कमीशन बनता है, उनका वेज सेटलमेंट होता है पीएसयूज में, पीएसयूज का, सारे पीएसयू, सब पीएसयूज का। इनको डोमेस्टिक इंडेक्स पे डीए मिलता है, उनको इंडस्ट्रियल डीए मिलता है। अच्छा, ठीक, दोनों का एक इन प्रिंसिपल डिफरेंस है। तो जो प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका एम्प्लॉय गवर्नमेंट सर्वेंट हो ही नहीं सकता। इसीलिए आप फंडामेंटल रूल पढ़ेंगे तो इनकी नौकरी को फॉरेन असाइनमेंट बोला जाता है। जब कोई आदमी डेपुटेशन पे मल्लिया बीएसएनएल के अंदर एक सीवीओ की पोस्ट निकली, मैंने अप्लाई कर दिया, तो मेरे को ये बोला जाएगा मैं फॉरेन असाइनमेंट पे जा रहा हूँ। क्लियर? अगर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो तो फॉरेन असाइनमेंट नहीं होता ना, तो दे आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट सर। तो फिर ऐसे कैसे बोल देते हैं यहाँ के अधिकारी जो बीएसएनएल के अधिकारी हैं कि मुझे पेंशन भी मिलता है? ये क्या माजरा है? देखिए ये इंसिडेंटली बीएसएनएल के कुछ एसोसिएशन के लोग मेरे से मिले तो मैंने इनका केस ध्यान से पढ़ा। सर 4 कैबिनेट नोट हैं, ये वेबसाइट पर अवेलेबल हैं बीएसएनएल से संबंधित। बीएसएनएल की शेयर कैपिटल जो है ऑथोराइज वो 10,000 करोड़ है और पेड अप कैपिटल है 5,000 करोड़। 5,000 करोड़ के सारे शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के का संबंध बीएसएनएल से सरकारी नहीं है,
एज ए इन्वेस्टर है। अब क्योंकि ये इन्वेस्टर है इसीलिए ये उनको पेंशन पे कर रहा है। वो पेंशन इसलिए नहीं पे कर रहे क्योंकि गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट है, वो पेंशन इसलिए पे कर रहे हैं कि ये 100% इसको ओन मैं कर रहा हूँ, तो मैं पे कर रहा हूँ। आप भगवान ना करे कल BSNL इसका मतलब ये पेंशन नहीं हुआ? नहीं, पेंशन तो है, वो सरकारी अधिकारी कहलाएंगे पहली बात तो ये ना, ये पेंशन सुने कि जो 37A है, रूल 37A CCS पेंशन रूल 1972, उसका सब रूल है 22। उसके अंदर उल्लेख किया गया है कि BSNL के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट है। उसके अंदर बोला गया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम शेल स्पेसिफाई, वर्ड यूज किया है, शेल स्पेसिफाई द प्रोविजन फॉर द पेमेंट ऑफ पेंशन एंड द फैमिली पेंशन। तो इसका मतलब कोई पर्पस था, क्योंकि पेंशन रूल में तो ऑलरेडी स्पेसिफाइड है कि फैमिली पेंशन कैसे पे करनी है पेंशन पे। उनका शेल स्पेसिफाई, यानी कि यू हैव टू मेक ए न्यू अरेंजमेंट and for that purpose the BSNL will pay pensionary contribution to government। जो गवर्नमेंट एक फंड बना रही जिसमें पेंशन मिलेगी, वहां पेंशनरी कंट्रीब्यूशन था, आपने पेंशन कंट्रीब्यूशन दी थी। देयर इज फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन पेंशन कंट्रीब्यूशन, पेंशन कंट्रीब्यूशन जो सा है FR 115 में दिया जाता है, और इसलिए दिया जाता है कि मैं एक सरकारी ऑफिसर हूं, मैं आपके पास किराए पे आया हूं फॉरेन असाइनमेंट पे, तो आप मेरा किराया दे रहे हैं पेंशन कंट्रीब्यूशन उनको, क्योंकि जिस पेंशन जो सेवा में केंद्रीय सरकार को देता, जिसकी एवरेज मुझे पेंशन मिलती, वो सेवा में किसी और को दे रहा हूं, तो जिसको दे रहा हूं वो मेरा पेंशन कंट्रीब्यूशन दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि मेरा केंद्रीय सरकार में एक पोस्ट पर लियन है। तो BSNL के तो सारी पोस्टें आ गई। अगर आप रूल 37A पढ़े हैं तो 37A क्या कहता है? कहता है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी डिपार्टमेंट की सारी पोस्ट हो कहीं और ट्रांसफर हो जाती है, अब वो कंपनी में हो या अटैच ऑफिस हो, ठीक है, तो वहां के ऑफिसर के ऑप्शन ली जाएगी, वो एब्जॉर्ब होना चाहते हैं नहीं, अगर नहीं एब्जॉर्ब होंगे तो वो सरप्लस सेल में जाएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। अब देखिए BSNL में आई डोंट नो, मैं गलत हो सकता हूं, अगर सारी पोस्टें BSNL में आ गई सब, तो कुछ अफसर जो एब्जॉर्ब नहीं हुए थे वो कहां पे हैं और उनकी पोस्ट कहां है? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि सपोज एक दफ्तर का 100 पोस्ट है, वो 100 पोस्ट अगर BSNL में आ गई तो इसका मतलब वहां एक भी पोस्ट नहीं बची, तो जो 50 आदमी वहीं बैठ गए कि साहब हम एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, तो कौन सी पोस्ट में? तो ये सब अगेन मैं बोलूंगा कंफ्यूजन में हम जी रहे हैं। मतलब भ्रम में ये कंफ्यूजन, हर जगह कंफ्यूजन। देखिए अपने अपने आंकलन है, मेरा आंकलन हो सकता है गलत हो, परंतु मुझे लग रहा है कि ऑन द फेस ऑफ रूल्स मैं आज तक अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। जो सर्विस मैटर को लेकर और जो रूल रेगुलेशन को लेकर आपके समझाने का तरीका है टोटली यूनिक है, और ये हमने कई रेपुटेड लोगों से सुना कि आपका जो समझाने का तरीका सर्विस मैटर का और उसका इंटरप्रेशन बिल्कुल अलग है। कुछ इसके बारे में अपनी ओर से बताइए कि वो कैसे अलग है। और ये जो सुनने को मिला है सर, कई रेपुटेड लोग हैं हमारे, ब्यूरोक्रेट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, उन्होंने उनकी मुंह से सुना हमने। देखिए उसका रीज़न है कि एक केस में कर रहा था, नाम उल्लेख नहीं करना चाहूँगा। कोई दिक्कत? नाम उल्लेख नहीं करना चाहते? देखिए ये तो पॉजिटिव, ये तो नहीं हाँ प्राइवेट, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ सर, मैं हो सकता है मैं मूर्ख भी हो सकता हूँ। अरे सर ऐसी बात न नहीं देखिए इतने विद्वान लोग हैं सर। देखिए जो रूल 14 है उसके अंदर दिया है मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग का प्रोसीजर, और जो रूल 14(1) है वो बड़ा साफ बोलता है कि जब तक रूल 14 और रूल 15 का कंप्लायंस नहीं होगा आप पेनल्टी नहीं लगा सकते। सर मैं दावा करता हूँ कि आज तक मैंने किसी केस में कंप्लायंस होते हुए नहीं देखा। मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ आपको। विजिलेंस मैनुअल में मेरे ऑडियंस नोट भी कर सकते हैं, विजिलेंस मैनुअल है, ये वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर 7 में एक पैरा है 7.12.2, उसमें क्या है कि डेफिनेशन ऑफ चार्ज दी है, चार्जशीट में चार्ज की डेफिनेशन क्या है, कहता है इट इज ए प्रूवन एसेंस ऑफ एलिगेशन। इसका मतलब जब एलिगेशन प्रूव हो जाएगा तो चार्जशीट मिलेगी। अब सवाल ये पैदा होता है, अच्छा रूल 14 में एक चीज और बताऊं कि इंक्वायरी ऑफिसर 2 बार अपॉइंट होता है,
एक कंप्लेंट के ऊपर एविडेंस कलेक्ट करने के लिए और एक चार्जशीट को एग्जामिन करने के लिए। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि अगर चार्ज इज ए प्रूवन एसेंस ऑफ एलिगेशन, तो दूसरा आईओ क्या करेगा जो चार्जशीट एग्जामिन कर रहा है, अगर चार्ज प्रूव ही हो चुका है। कायदे में मान लिया चार्ज ये है कि मैं दफ्तर से 2 महीने गायब रहा, जब ये प्रूव हो जाएगा तब चार्जशीट बनेगी। अब आईओ को एग्जामिन यही करना है कि क्या मैं दूषित हृदय से गायब रहा, लैक ऑफ इंटीग्रिटी से गायब रहा, या नालायकी से गायब रहा, ये उसको प्रूव करना। उसको ये नहीं प्रूव करना मैं गायब रहा। मगर आई एम सॉरी टू से, बाई एंड लार्ज एवरी इंक्वायरी ऑफिसर ये प्रूव करता है ये गायब रहा। तो अगर वो प्रूव कर रहा है तो प्रूवन एसेंस नहीं हुआ ना सर, ये तो चार्जशीट ही गलत होगी। तो सर जब मैं फोकस करता हूं किसी रूल और लॉ की, जो लॉ फ्रेमर और रूल फ्रेमर के इंटेंशन पे जब फोकस करता हूं, तो वो रूल मुझे अंदर समझ भी आता है और कंठस्थ भी हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमको शायद हमारे जो वो थे रोल मॉडल्स, उन्होंने हमारे को पढ़ना सिखाया, गुड़ना नहीं सिखाया। जो शायद अभी बहुत कम मिल रहे होंगे, जो बताया आपके रोल मॉडल तो देखिए आपके ऑफिसर्स भी होंगे। देखिए मैं अभी तक कम से कम नहीं तो 150-200 से ज़्यादा जो बहुत सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको डिपेंड कर चुका हूँ। अच्छा, देखिए मेरी तो हैसियत ही नहीं उनके सामने बैठने की। फिर सर ये जो फिगर आप बता रहे हैं, देखिए 200 मैं तो अभी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमने ये बाई चांस हो गई सर अचीवमेंट, मेरी बाई चांस नहीं, ये अचीवमेंट है सर। देखिए सर मैंने तो अब कोर्ट में भी जाता हूँ, हाई कोर्ट भी जाता हूँ। मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं साथ में। सबसे पतली पिटीशन मेरी ही होती है, तो मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं दौड़ता। एक बड़ा अभी मज़ेदार केस बताता हूँ कि एक मैं अभी कैट में एक केस प्रेजेंट कर रहा था, तो जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो जो गवर्नमेंट काउंसिल था उसने बोलना शुरू किया, सो लॉर्डशिप ही वाज इन जेल, ही वाज टेकिंग ब्राइब, ये वो। तो मैं चुपचाप खड़ा रहा। तो जज साहब ने मेरे से पूछा कि यू वर इन जेल। मैं सर आई वाज नॉट ओनली इन जेल, देयर इज एन एलिगेशन ऑन मी दैट आई डिमांडेड ए ब्राइब एंड आई हैव टेकन ए ब्राइब ऑफ ₹3 lakhs, ऐसा एलिगेशन है। बट आई एम नॉट कम फॉर दैट, आई हैव कम फॉर हियर टू टेल यू दैट आई एम नॉट गेटिंग माई प्रोविजनल पेंशन। वो ऑर्डर हो गए थे तो उस केस के अंदर कि भाई इसको एडमिट करो केस को। उनको बोल दिया कि इसका जवाब दो। और मज़े की बात यह है कि उसका जवाब आता, मेरे क्लाइंट के खाते में 25 लाख रुपए आ चुके थे। कहने का अर्थ ये है कि मुझे नहीं समझ में आता कि डिपार्टमेंट ऐसी गलती कैसे कर देता है। अच्छा, फिर मेरे जैसे 2 कौड़ी के आदमी आराम से केस जीत भी जाते हैं क्योंकि मेरे को लग रहा है बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है सर। नहीं सब क्योंकि मेरे को लगता है कि रूल्स को ध्यान से पढ़ने की हम कन्वेंशन पे बिलीव करते हैं, मक्खी मक्खी मारते हैं सर। वहाँ सुधार भी जरूरत है। नहीं, हम डरे हुए हैं सर, डरे हुए। मैं देखिए मैं आपको एक बड़ा मजेदार किस कि हम कोई सामान जो खरीदते हैं दफ्तर में इंटीमेट करते हैं। तो एक लड़के ने टीवी खरीदा, उसने इंटीमेट कर दिया, मारे उसकी बैट बजा दी। तो वो ही केम टू मी बाय व्हाट टू डू, ये 86 की बात है। तो मैंने लिखा, उन्होंने लिखा ये आपका पैसा कहाँ से आया। तो मैंने उसके अंदर लिखा कि आउट ऑफ स्त्री धन। स्त्री धन। तो वहाँ से फिर लिखा व्हाट इज स्त्री धन। मैंने फिर वो काट के लिखा काइंडली सी डिक्शनरी। फिर वहाँ से लिख के आया प्रोड्यूस अ कॉपी ऑफ द बिल, प्रोड्यूस द बिल एंड वाउचर्स। मैंने लिख दिया दे आर लॉस्ट इन द ट्रांजिट। फिर वहाँ से लिख के आया प्रोड्यूस द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द बिल। Then I wrote कि I understand the duplicate copy of the bill are asked from me officially for the official purpose for which I have to perform a official journey from Janakpuri to Lakshminagar to and fro, for which I may be given TA advance of ₹200. Dealing end ने बुलाया। So then उसको मैंने बोला कि I may be given TA advance और 200। तो डीलिंग एंड ने उसको बुलाया, उसने कहा यार ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम ऐसे करो अपनी रिप्लाई फाड़ दो, हम अपनी
मेमो फाड़ देते हैं। रीज़न इज सर, हम लोग रूल्स बहुत कम पढ़ते हैं, रूल को अंडरस्टैंड बड़ा कम करते हैं। रूल्स वंडरफुल हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, देयर इज नो एक्सप्लॉइटेशन। गवर्नमेंट सर्वेंट को की विलिंगनेस बहुत ज़्यादा है काम करने की। मैं नहीं मानता कोई आदमी नालायक है। हमारे के अंदर शायद कमी है कि हम किसी आदमी से काम नहीं ले पाते। हर आदमी के अंदर एक, गॉड हैज़ क्रिएटेड एवरी पर्सन यूनिक, उसकी एक अपनी स्किल है, हम उसको कहीं यूज़ नहीं कर पा रहे। एमबीए के अंदर एक चैप्टर आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, तो हम कहीं एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। दैट इज मेरा मानना है। अच्छा अच्छा सर, एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ? नहीं, कुछ खास पर्सनल नहीं है, हाँ हाँ जॉब से रिलेटेड ही है आपका जी जो सर। एक्सपीरियंस है। जी मेरा ये सवाल था कि 10 साल से ऊपर आपको रिटायर हुए हुए हैं जी और इसी सिस्टम में जी जहाँ अवेयरनेस की कमी है, हाँ, हाँ, रूल्स की जानकारी नहीं है, हाँ। ट्रेनिंग की कमी है, तो जब आप रिटायर हुए तो रिटायरमेंट डेट का आपका कोई एक्सपीरियंस देखिए कुछ जो अलग सा हो? बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है। मैं एमएचए से रिटायर हुआ हूँ, तो मेरे जॉइंट सेक्रेटरी थे के पाठक साहब, तो हमारे डायरेक्टर थे गोयल साहब। तो 60-70 लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि आपकी फीलिंग क्या है आज की डेट में। तो मैंने कहा था ऐसा है, मकान मालिक ने बोला कि आपका रेंट एग्रीमेंट खत्म हो गया, आप जाइए यहाँ से। तो गोयल साहब बोले नहीं नहीं, दिस इज नॉट अ रिप्लाई ऑफ श्रीवास्तव। तो मैंने उनको बोला कि गवर्नमेंट ऑफिसर एक आम आदमी के जीवन में उनकी मृत्यु एक बारी होती है, हमारी 2 बारी होती है। 2 बार? 2 बारी होती है। कब कब? देखिए मेरा एक दोस्त था, उसके फादर की डेथ हुई, तो मैं जब गया उनके पास गया, तो वहाँ से जब निकलने लगा क्रिमेशन ग्राउंड से, तो मेरे दोस्त ने मुझे रोका। उन्होंने कहा ये पत्ता पीछे फेंकिए, हट जाइए। तो मैंने बाद में उससे पूछा कि इसके पत्ते का क्या कॉन्सेप्ट है। कहना इसका मतलब ये होता है कि हम आत्मा को बोलते हैं कि आपको हमारा लेना देना यही तक था, अब प्लीज दोबारा मत आइए। तो मैंने कहा वहाँ पत्ता फेंकते हैं, यहाँ मुझे गिफ्ट दे रहे हैं। मैसेज एक सही है कि दोबारा मत आइएगा। अच्छा। तो शायद आप माने या ना माने, रिटायरमेंट वाले दिन और रिटायरमेंट से एक दिन पहले जैसे हाथ में लेटर आता है, तो सेंस ऑफ रिजेक्शन आती है कि शायद मुझे रिजेक्ट करके बाहर निकाल देंगे। ये जो डायलॉग हम बोलते हैं सब कि साहब मेरा नई जीवन चालू हुआ है, अगर नया जीवन चालू हुआ है तो रिटायरमेंट के 60 साल से 61 साल के अंदर आदमी उतना डेप्रिशिएट होता है जितने 50 से 60 के बीच में नहीं हुआ होता। अब देखिए किसी हेल्थ को देखिए, एक सेंस ऑफ रिजेक्शन तो आती है। एक अंतिम सवाल आज के लिए, जी आजकल के जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं जी उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं? देखिए अभी बड़े अच्छे पोइट हैं कुमार विश्वास, एक उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि वही उसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, तो उसने जवाब दिया कि इफ यू आर यूजफुल फॉर द सोसाइटी, यू आर रेलिवेंट फॉर द सोसाइटी, यू आर सक्सेसफुल। सक्सेस ये नहीं कि आप कौन सी पोस्ट से रिटायर हुए, सक्सेस ये है कि आपको सोसाइटी की कितनी ज़रूरत है। तो मेरा तो संदेश यही है कि आप किसी भी डायमेंशंस में जब तक आप जॉब में हैं अपने अंदर यूटिलिटी पैदा करें ताकि आप सोसाइटी के लिए यूजफुल हो, दूसरों के लिए यूजफुल हो। अच्छा, बस। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अपना Thank you, sir. कीमती समय देने के लिए। आगे भी हम श्रीवास्तव सर से सर्विस मैटर पर बात करते रहेंगे और भी जानकारी हासिल करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।